एक बार फिर से फिलिस्तीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में गूंजा इस बात को लेकर कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका जो एक तरफ यह दावा करता रहा कि वो शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है फिलिस्तीनी नागरिकों की, लेकिन सीज फायर को लेकर कैसे उनका दोगलापन सामने आया है। आज यूएन के अंदर जो कुछ हुआ वो तो दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको दिखाने जा रहा हूं वेस्ट बैंक में एक जोरदार धमाका यानी कि फायरिंग होती है, कई लोग उसमें घायल होते हैं, किसका नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, उसके साथ साथ सीरिया से जुड़ी और जॉर्डन से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एक एक खबर और एक एक तस्वीर बेहद जरूरी होने जा रही है। बिना देर किए पहले मैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन में सीज फायर के मुद्दे पर जो प्रस्ताव लाया गया था कि वहां सीज फायर होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए, देखिए पूरी दुनिया कैसे इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है, उसके पक्के सबूत दिखाने जा रहा हूं। पहले आप ये वीडियो देखिएगा, शुरुआत कर देते हैं। पहले इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे कुछ अधिकारी जो इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो एक स्क्रीन बोर्ड उस पर दिखाया जाता है। अब स्क्रीन बोर्ड को जरा देखिएगा कितने देशों के नाम उसमें है, यानी यूनाइटेड नेशन में जितने देश दर्ज हैं सबके नाम उस पर नजर आते हैं, सारे देशों के। और देखिए ग्रीन होते जा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ भी है 91, फिर 99, फिर 117, 140, 150 से ज्यादा। अब इन तमाम चीजों को देखिए और बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जरा जो ग्रीन है उसको नजर डालिएगा कि कितने ग्रीन हैं और कितने रेड हैं, ये पूरा देख लीजिएगा। ज्यादातर आपको ग्रीन नजर आएंगे। ये 150 से ज्यादा लोगों ने, 150 जो कंट्रीज है उन्होंने वोट कास्ट किया इस बात को लेकर कि हां सीज फायर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ये प्रस्ताव खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो सबसे आखिर में आप रेड कलर में देख रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। यह वीटो पावर ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज करा दिया। यानी फिलिस्तीन के अंदर सीज फायर को लेकर जो प्रस्ताव आता है उसे खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने छठी बार है जब फिलिस्तीन के अंदर इस तरह का कोई प्रस्ताव आया और उसके फौरन बाद उसे रद्द कराया जाए। यह पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। अब आइए अब दिखाता हूं खबर आगे क्या क्या है। खबर हमास से जुड़ी हुई है। जो हिब्रू चैनल से यानी कि इजराइल के चैनल, उन्होंने कहा हमास की कैद में रिहा किए गए बंधकों में से एक चौथाई स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित थे। एक स्टडी निकल कर आई जिसमें बताया गया है कि जो इस वक्त हमास की कैद में थे ना, जो इजरायलियों ने छोड़ा गया था बहुत पहले, अभी तो नहीं, बहुत पहले छोड़ा गया, उनको लेकर स्टडी की गई तो पता लगा कि वो अपनी देश की सरकार या अपने देश की प्रधानमंत्री या अपने देश की सेना की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो हमास की तारीफ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किया जा रहा है इजराइल की तरफ से वो गलत है फिलिस्तीनियों के साथ। बता, उसको नाम दे दिया स्टॉकहोम सिंड्रोम। यानी वो जिनके बंधक कब्जे में थे उनके प्रति अपनी सहानुभूति रख रहे हैं और ये बताता है दुनिया को कि कैसे इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजरायली मंत्री हैं बेजालेल स्मोट्रिच, क्या कहते हैं, मैं एक रेड लाइन खींच देना चाहता हूं कि हम सभी बंधकों को वापस करने के लिए एक सरेंडर डील पर सहमत नहीं हो सकते जो युद्ध की उपलब्धियों को खत्म कर देता है। इनका कहना है कि हमास ध्वस्त हो चुका है, गजा और ये पूरा जो फिलिस्तीनी अथॉरिटीज है वो खत्म हो चुकी है और अपना समर्थन खो रहा है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस में एंट्री करेंगे उसके बाद इसे जीवन रेखा नहीं देनी चाहिए। यानी कि हमास के लिए इन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। वो भी कब? जब हमास के साथ आखिरी चरण में सारी की चीजें चल रही हैं, सीज फायर होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच ऐसे भी मंत्री हैं जो इजराइल की जनता के ही विचारों को, उनकी मांगों का सम्मान नहीं करते, इसीलिए तो उनकी फजीयत हो रही है सबसे ज्यादा। अब इसमें बताया गया इतामेर एचनेर है, उन्होंने बताया कि मध्यस्थों का कहना है कि हमास पहले से ज्यादा लचीला हो गया है। हमास गजा और विदेशों में इसका नेतृत्व दोनों अब तक युद्ध खत्म करने और गजा पट्टी से इजराइल की पूरी सेना की वापसी पर जोर दे रहे हैं और कहना है कि उसके बाद वो अदला बदली करने के लिए तैयार है। वहीं एक फ्रांसीसी अधिकारी हैं, उन्होंने एक अखबार को बताया कि जो एक्सचेंज डील है वो लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आना बाकी हैं। उसके बाद ये पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी और सीज फायर होगा 60 दिन का और एक हफ्ते के भीतर के बाद शुरू हो जाएगी एक्सचेंज डील। चैनल 12 जो खुद इजराइल का
खुद का अपना चैनल है, उसने बताया कि रक्षा मंत्री ने किडनैप किए गए सैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनको जानकारी दी कि जो आंशिक अदला बदली है, यानी कि जो कैदियों की अदला बदली होने जा रही है शुरुआती तौर पर, क्योंकि एक साथ सबको नहीं छोड़ा जाएगा, उसके बात बारे में उनको बताया कि ये सब चीज़ें की जाने वाली हैं, यानी कि अब पूरी तरह से इजराइल के अंदर भी इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। वहीं चैनल 12 ने एक और खबर बताई एक सूत्रों के हवाले से कि एक्सचेंज डील जो है पूरी तेज रफ्तार से चल रही है, कुछ खामियां भी मौजूद हैं लेकिन उन पर भी लगातार बातचीत की जा रही है। अब आइए खबर जरा यहां से निकली हुई, देखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको खबर दिखाई थी, लेकिन ये भी खबर देखना जरूरी है। एक बस पर एक हमला हुआ है वेस्ट बैंक के अंदर, किस तरह के हालात है देखिए, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है, गाड़ियों की सायरन्स की आपको आवाजें लगातार सुनाई दे रही होंगी। इसी बस पर हमला हुआ और इसके बाद वहां की पुलिस भगदड़, तमाम तस्वीरें निकल निकल कर सामने आई। वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि किसने कैसे ये हमला किया, किसने गोलीबारी कर दी। देखिए गोलीबारी हो रही है, उधर से सैनिक और पुलिस बल जो है इजराइल का वो भागता हुआ नजर आ रहा है। ये यरूशलेम की वीडियो है जो वहां से निकलकर सामने आई है, कई और वीडियोस भी निकलकर सामने आई। देखिए वो भाई उसी बस में घुसते हुए सैनिक जिस पर हमला हुआ था, जिसमें गोलीबारी की गई थी, ये वहीं की वीडियो है। तो अफरा तफरी का माहौल लगातार वहां पर बना हुआ है। बताया गया कि 4 लोग इसमें घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जैसे ही ये खबर मिली कि फायरिंग हुई है बस पर, उसके बाद हालात यरूशलेम की कुछ इस तरह से, ट्रैफिक जैम हो गया, सिक्योरिटी रीजन से काफ़ी बैरिकेडिंग की गई, अलर्ट पर किया गया, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 1 महीने पहले कुछ ऐसी ही घटना वहां पर घटी थी। कई और वीडियोस भी सामने आई हैं। ये देखिए एम्बुलेंस उसी बस से सटा कर रखी गई है जिस बस पर हमला हुआ था, और उस बस की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें जो हमला किया गया इसमें 4 लोग घायल हुए हैं और कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो देखिए भगदड़ जैसे मालूम है, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियोस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर एंगल से हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए वो हर एक खबर। 291 नाम की नंबर की ये बस है और इसी बस में ये हमला हुआ था। ये किसी ने नजदीक से वीडियो बनाई है, बस से बिल्कुल सटकर इसी बस में हमला हुआ था। काफी और तस्वीरें देखिए, कहां हमला हुआ, कहां गोलीबारी हुई, कुछ गोली के देखिए निशान भी यहां पर नजर आएंगे आपको इसमें दिखाए गए वीडियो में कि यहां पर गोलीबारी की गई थी। फिलहाल 4 लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई। इसी बस में जो सवार थे 4 लोग, उनको लेकर खबर है कि वो घायल हुए हैं। चलिए एक खबर और इससे जुड़ी हुई दिखा देता हूं। देखिए गाड़ी का क्या हाल हो गया, ये कहां की खबर है पहले बता देता हूं। इनबल्स की खबर है जिसमें बताया गया कि इस तरीके से अटैक हुआ और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया। उस वक्त की ये तस्वीर, उस वक्त की ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। सीरिया की कुछ खबरें भी हैं मेरे पास, लेकिन वो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले अभी गजा को लेकर मैं एक बड़ा दावा किया गया, वो पढ़िए। इसमें लिखा है कि गजा में नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता जो है, सिविल डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है, नाम है इनका गजा महमूद मसल। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में 64 दिनों में जातीय सफाया चल रहा है, अभी 64 दिनों से लगातार। गजा पट्टी में 90 से ज्यादा नागरिकों के घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। लगातार जो हमारी अपीलें हैं उन्हें खारिज किया जा रहा है और हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस तरह के दावे हैं। अब आइए खबर क्या थी, मैंने आपको बताया था कि भाई गवाही के लिए लगातार पेश होना पड़ रहा है किसको, नेतन्याहू को। खबर सबसे पहले आपके चैनल ने दिखाई थी। अब हालत वहां पर पस्त होती हुई नजर आती है। वहीं इजराइल का एक अखबार है, उसने दावा किया कि नेतन्याहू जब अदालत पहुंचे तो बार बार उन्हें बेचैनी हो रही थी। बता रहे थे टेम्परेचर बहुत हाई है, बार बार कह रहे थे कि भाई एक काम करिए एसी चलाइए, जबकि एसी अच्छा खासा चल रहा था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। यानी बेचैनी नजर आ रही थी चेहरे पर नेतन्याहू के। हो सकता है कुछ छिपा रहे हैं या क्या बात है, आने वाले वक्त का उन्हें इंतजार होगी, क्या हो सकता है, शायद ये वजह भी हो सकती है। इन सब के इतर एक पूरी कमेटी बन रही थी। आपको याद होगा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मोसाद है हमारे पास, ये है वो है। अब उसको लेकर इस सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था कि हमास ने बड़ी आसानी से पूरे इजराइल को तहला कर रख दिया। उसके लिए लगातार मांग की जा रही है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ हमास की तरफ से, उसकी जांच कमेटी बननी चाहिए और दोषी सामने आने चाहिए। उससे भाग रही है नेतन्याहू की सरकार। कैसे, खबर देखिए। इजरायली विपक्ष 7 अक्टूबर की घटनाओं की जांच के लिए जो आयोग बनाने वाली बात कह रहा था, उसे नेसेट यानी वहां की जो संसद है, उसे कानून में परिवर्तित करने में, यानी कानून बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। ये बन ही नहीं पाया। बताया गया कि नेसेट में 7 अक्टूबर को जो घटना हुई उसमें जो नाकामी थी, उसकी जांच के लिए एक आधिकारिक तौर पर, कानूनन तौर पर एक आयोग बनना था, समिति बननी थी, उसे खारिज कर दिया। एमके ने 51 के
प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि 43 MP यानी कि सांसद है इनका समर्थन किया। यानी 51 सांसदों के इस प्रस्ताव के खिलाफ जाने की वजह से यह गिर गया। 7 अक्टूबर की एक और खबर आई है, कान हिब्रू चैनल यानी इजराइल का चैनल है, कि एक आयोग स्थापित करना था, सरकार को 60 दिनों के अंदर इस बात की ऐलान करना होगा। ये बात तो हो गई है कि वहां पर ये जो कानून बनना था वो नहीं बन पाया संसद की तरफ से कि एक आयोग बने और उसकी जांच की जाए। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा सरकार को 60 दिन के भीतर ऐलान करना होगा कि उसने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बाकायदा न केवल एक सत्र बुलाया बल्कि उसका कंक्लूसिव इफेक्ट निकल कर आएगा कि क्या उन्होंने फैसले लिए हैं, यानी ये बचेंगे नहीं। अब चैनल 13 है, वो एक पोल करता है। पोलिंग में क्या है, इसमें बताया गया है कि नेतन्याहू की केस को लेकर कितने लोग सजग और कितना पसंद कर रहे हैं। खबर क्या है, अदालत में नेतन्याहू की गवाही के बाद लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और 26 सीटें जीतेगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं क्या कहा जा रहा है, 65% इजरायली 7 अक्टूबर की घटना की जांच के लिए जो आधिकारिक आयोग बनना था उसका समर्थन करते हैं कि हाँ 7 अक्टूबर को जो हुआ उसको लेकर एक आयोग बनना चाहिए। वहीं 65% इजरायली मानते हैं कि एक समझौता किया जाना चाहिए हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ युद्ध बंद होना चाहिए। लेकिन 25% लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, यानी एक तरफ वो सही करते हैं अपने देश में अपने सत्ता के दम पर कि जांच ना हो, हमें गवाही ना देने पड़े, तो वहीं उनका एक और अपना दोस्त दूसरे खेमे में चला गया है। खबर पढ़िएगा, ये इजराइल के चैनल की खबर है कि हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जो इजराइल के खिलाफ मामला चल रहा, अभी तक दक्षिण अफ्रीका समेत कई और देश उनके खिलाफ थे, जिसमें तुर्की भी साथ दे रहा था। अब आयरलैंड ने भी कहा कि बिल्कुल हम इजराइल के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के साथ खड़ा हुआ है। अब नेसेट में नेतन्याहू ने कहा, नेसेट यानी संसद के अंदर खड़े होकर नेतन्याहू ने कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं, एक और मोर्चा हमारे साथ जुड़ गया है, यानी एक और मोर्चे पर हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा हम अपने दुश्मनों से भारी कीमत वसूल रहे हैं, बुराई की धुरी को खत्म करने की हमें उम्मीद है कि अब कोई नया मोर्चा नहीं खुलेगा। यानी सीरिया का जिक्र करते हुए कहा कि सीरिया हमसे नहीं लड़ेगा, इस बात का दावा करते हुए नजर आए। अब सीरिया का चूंकि जिक्र हो ही गया है तो जरा एक वीडियो मैं पहले आपको दिखा देता हूं, जरा वीडियो देखिए पहले सीरिया का। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है, इस फुटेज में आपको दिखाया देखिएगा किस तरीके से चोरी चकारी की जा रही है। सीरिया में लगातार अब ये आम होता जा रहा है, न केवल धार्मिक स्थलों में घुसकर ये सब किया जा रहा है, बल्कि देखिए किस तरह से पहले फोड़ा गया, वहां कोई व्यक्ति था वो डर गए, ये हो क्या रहा है, ये तस्वीरों में निकलकर सामने आया। कोई और भी महिला देखिए, अचानक से कुछ लोग इसके अंदर घुसते हैं, वो नीचे सर कर लेते हैं और ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके सबको बाहर निकाला गया और उसके बाद हथियारबंद लोग अंदर आते हैं और सीरिया में लूटपाट शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि सीरिया में जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद सिविलियंस को लगातार हथियार बांटे जा रहे थे। अब क्या ये सिविलियंस हैं, कौन है, ये गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सब तमाम चीजें वहां पर की जा रही हैं, लूटपाट लगातार हो रही है, जो जिसको जैसा मिल रहा है वो उठाने का काम किया जा रहा है। आइए एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं पहले आपको। स्पुतनिक के लिए ने बताया, स्पुतनिक है रशिया का एक अखबार है, उसने बताया कि इजरायली हेलीकॉप्टर आज दमिश्क के ग्रामीण इलाके में उतरा और उसके बाद इजरायली सैनिकों ने अब सीरिया के तमाम जो मिलिट्री अड्डे थे, सैन्य अड्डे थे, वहां पर एंट्री करनी शुरू कर दी, यानी कब्जाना उसे शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ खबर लेबनान से भी निकलकर सामने आई। लेबनान के साथ साथ देखिए ये खबर है, ये वीडियो आप देखिए, इसमें ये जो आपको दिख रही है ना पूरा जो काफिला कहीं जा रहा है, ये यूनिफिल का है, यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो खास तौर पर लेबनान के लिए कमेटी बनाई गई है जिससे वहां पर शांति, सौहार्द और जो तमाम लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके, उसके लिए जब से इन्होंने सीज फायर हुआ हिजबुल्लाह के से इजराइल का लगातार हमले हो रहे हैं और यूनिफिल की टीम ये पहली बार खैम इलाके में गई है जिसने इस बात का दावा किया कि हाँ वाकई इजराइल की सेना यहाँ से जा चुकी है, यानी इजराइल पूरी तरह से लेबनान को खाली करने पर खाली करता जा रहा है, मतलब एक ये पुष्टि होती हुई नजर आती है। अब जॉर्डन ने भी को लेकर क्या फैसला है, इजराइल जॉर्डन के साथ अपनी जो सीमा जो इलाका है उसे और ज्यादा फेंस यानी कि बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स का कहना है कि ये जो लगाए जा रहे कटीले तार उससे हथियारों की तस्करी को रोकना है, जिससे ईरान अपने जो प्लान्स हैं, ईरान जो हथियार सप्लाई करता है चाहे हिजबुल्लाह को करे किसी को करे वो ना कर पाए। तो ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई जिसमें ये साबित हुआ कि अभी तक जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि सीरिया में हुआ सही हो जाएगा, ये तमाम चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी
जब तक विदेशी ताकतें अपने हाथ पीछे नहीं खींचती और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से विदेशी ताकतों के कब्जे से बाहर नहीं आ पाता, आप यकीन मानकर चलिए, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होने वाली। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।